हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की क्लास वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी पढ़ रहे थे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी 2 क्लासें हो चुकी थी। आज हमारी 3rd क्लास है। 2 क्लासों में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, जितने भी हमारे सिंपल टर्म्स थी कि कोई भी पदार्थ कैसे कितने प्रकार का मैग्नेटिक बिहेव करता है, वैसे मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपको जो नेक्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी जो कंपाउंड या कोई भी पदार्थ है वो किस प्रकार अपन उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का निर्धारण कर सकते हैं, जिसकी मैंने आपको 2 विधियाँ बताई थी, गोय मेथड और फेराडे मेथड बताया था कि हम किस प्रकार उसकी काई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बात अपने हो चुकी थी। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए कि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कैसे आगे और ले जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस पे भी घूमता है, यानी स्पिन करता है, और वो अपने ऑर्बिटल में भी चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब वो चक्रण गति भी कर रहा है और वो कक्षीय गति भी कर रहा है। अगर वो चक्रण गति कर रहा है मतलब स्पिन, उसका जो है कुछ ना कुछ इसकी स्पिन क्वांटम नंबर होगा, उसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा। जब वो स्पिन कर रहा है तो उसमें एक धीरे धीरे चक्रण कोणीय संवेग भी उत्पन्न हो जाता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी इसमें उत्पन्न हो जाता है। अब अगर स्पिन कर रहा है और अगर वो कक्षा में भी गति कर रहा है तो उसमें कक्षकीय कोणीय संवेग भी उत्पन्न हो जाता है, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी उसमें डेवलप हो जाता है। दोनों चीज़ें डेवलप उत्पन्न हो जाती है, यानी अपन S और L दोनों जो है उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसमें उत्पन्न हो जाता है, S और L। अब ये जो S है और L है किस प्रकार से एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं उसको हम देखेंगे। इसके बेस पे ये मैंने जब आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ाया था इसी यूनिट का पार्ट ए, तब उसमें भी आया था कि हमने 3 प्रकार की कपलिंग पढ़ी थी। 3 प्रकार की कपलिंग पढ़ी थी। उसमें जो पहली कपलिंग थी, मतलब इसी में भी आगे यही अब हमको पढ़ना है। एक तो हमारा आता है एसएस कपलिंग। ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कपल हो रहा है वो हम पढ़ेंगे, एसएस कपलिंग। दूसरा है एलएल कपलिंग और तीसरा है एलएस कपलिंग। ठीक है। अब देखिए, जब मैंने आपको टर्म सिंबल्स निकालना बताया था तो एसएस कपलिंग, एलएल कपलिंग, ये सारी कपलिंग आपको इजीली आ चुकी होगी, लेकिन यहाँ पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के वे में देख रहे थे। एक बार वापस देख लेते हैं इसको। पहला है हमारा, वापस डिस्कस कर लेते हैं, एसएस कपलिंग। एसएस कपलिंग वही है जिसमें हमें स्पिन क्वांटम नंबर को बेसिकली कंसीडर करना है। स्पिन क्वांटम नंबर की संख्या कितनी होगी उसको कंसीडर करना है। अब हम देखते हैं कि जैसे कोई P2 यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, यही हमारा P2 कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भर दिए हैं। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आप देखिए कि यहाँ की ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर है +12। आप देखिए दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, इसके लिए भी +12 है। मतलब रिजल्टेंट अपन स्पिन क्वांटम नंबर क्या निकाल सकते हैं कि इसका टोटल जो है चक्रण कोणीय संवेग कितना होगा। तो इसके लिए चक्रण कोणीय संवेग टोटल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अपने को किसी के लिए भी ऐसे ही स्पिन कपलिंग अपने को ऐसे ही निकालनी है। वही सेम जैसा है जैसा हमने टर्म सिंबल्स के लिए निकाला था, कपलिंग करवाई थी, वैसे सेम वही चीज़ें हैं। जैसे अगर D3 कोई कॉन्फ़िगरेशन है, ये D3 आपका कोई कॉन्फ़िगरेशन है, अगर इसके लिए अपने को एसएस कपलिंग निकालनी हो तो ये इसका स्पिन, इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1/2 है, इसके लिए भी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1/2 है और इसके लिए भी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1/2 है। मतलब टोटल हमारा जो रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर जो भी होगा अपना, वो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, जो रिजल्टेंट आपको पास प्राप्त होगा वो कैपिटल S हो जाएगा। अगर इनको हम स्मॉल स्पिन क्वांटम नंबर माने तो ये रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा, ये कैपिटल S। इस प्रकार हम
एसएस कपलिंग करवा सकते हैं। बेसिकली वही चीज़ है। अगर हम आगे बात करते हैं एलएल कपलिंग की। एलएल कपलिंग क्या होती है? एलएल कपलिंग में ये होता है कि एक जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में जो चक्रण कर रहा है उसके कारण इसमें कक्षकीय कोणीय संवेग उत्पन्न हो रहा है। कक्षकीय कोणीय संवेग उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। अब कक्षकीय कोणीय संवेग उत्पन्न हो रहा है तो जो ये जो इलेक्ट्रॉन पास होंगे, दो इलेक्ट्रॉन जो पास होंगे, ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन एक इस ऑर्बिटल में है, एक इसमें है। ठीक है। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के जो कक्षा में घूमने के कारण जो मोमेंटम उत्पन्न हो रहा है, संवेग जो उत्पन्न हो रहा है, कोणीय संवेग, ये भी आपस में क्या कर जाता है, कपल कर जाता है, जिससे इसके एल की वैल्यू और इसके एल की वैल्यू भी जुड़ जाती है। यहाँ पे जो एल की वैल्यू होती है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या वाली होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या वाली होती है। मतलब जिसके लिए हमने बेसिकली हम जब क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं तो जिसके लिए हम निकालते हैं ना, ये पी है, पी ऑर्बिटल है, तो एक के लिए +12 0 से +-1 तक की वैल्यू होती है। वैसे ही हम इनका कक्षकीय जो है इनका मान निकालते हैं और यहाँ पे एलएल कपलिंग में शो करते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल इसी के लिए अपन देख लेते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है कि ये P2 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। P2 विन्यास है ये। P2 विन्यास मतलब इसके लिए जो है L की वैल्यू यहाँ पे +1 0, ये -1, यानी यहाँ पे जो L की वैल्यू जो प्राप्त होगी, कैपिटल L जो होगी L1 + L2 + L3 के यहाँ पे बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे अपने पास L1 L2, ये L3 में तो कोई है ही नहीं, मतलब एंड सो ऑन जितने भी अपने पास कक्षक है हम उसको लिख सकते हैं। तो इसमें जो है L की वैल्यू L1 आप देखिए यहाँ पे +1 है, ये 0 है, यानी L जो रिजल्टेंट है कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे L रिजल्टेंट जो है 1 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं, इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको अगर हम D3 के लिए कंसीडर करें, ये देखिए D3 के लिए कंसीडर करें तो यही है 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल है D के। या फिर आप इसको D3 ना करके D4 के लिए कंसीडर कर लीजिए। ठीक है। D4 के लिए ये आप देखिए 1 2 3 4। ठीक है। अब आपको पता है जब हम D ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो +2 +1 0 -1 -2, ये वैल्यू होती है इनके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब यहाँ देखिए L1 L2 L3 L4, अपने पास L4 तक ही हैं, तो टोटल L = L1 + L2 + L3 + L4 हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, L2 की वैल्यू +1, L3 की वैल्यू +0 और L4 की वैल्यू -1। ये +1 -1 यहाँ से कैंसिल, तो L की टोटल वैल्यू जो है आ गई 2 आ गई। मतलब LL जो हम कपलिंग करवा रहे हैं उसके कारण उसकी वैल्यू जो है वो 2 आ गई। यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं। सेम वही चीज़ है जो हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में पढ़ी थी, वही है। अब आगे चीज़ आती है LS कपलिंग। LS कपलिंग का थोड़ा अलग ही है। LS कपलिंग का अपन थोड़ा अलग देखते हैं इसमें। अब जो इस प्रकार, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये जो रिजल्टेंट कोणीय संवेग उत्पन्न हो रहा है LS कपलिंग, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन भी करता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा के चारों ओर चक्कर भी लगाता जा रहा है। मतलब दोनों प्रकार के, अगर हमने पहले वाले में क्या किया, केवल जो स्पिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ स्पिन कर रहा है, एक यहाँ स्पिन कर रहा है, जो स्पिन कर रहे हैं उनको हमने इनकी स्पिन की कपलिंग करवा दी। लेकिन जो स्पिन की कपलिंग करवा दी, लेकिन यहाँ पे L और S दोनों की साथ में कपलिंग होगी। L और S मतलब L यहाँ पे क्या है, कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या, सॉरी यहाँ पे जो कक्षीय कोणीय मतलब कक्षीय क्वांटम संख्या है और यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है। मतलब जब कक्षक ये स्पिन भी कर रहा होगा और ये इसके चारों ओर घूम भी रहा होगा, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से कपलिंग कैसे कर रहे हैं वो आ जाएगा।
एलएस कपलिंग हम बात करते हैं। एलएस कपलिंग, एलएस कपलिंग में क्या होता है, जब हम एल और एस को आपस में जोड़ते हैं तो हमें रिजल्टेंट जे प्राप्त होता है, कुल कोणीय संवेग हमने को प्राप्त हो जाता है। मतलब जे ये जो प्राप्त हो रहा है इसको अपन टोटल बोल सकते हैं कि टोटल या रिजल्टेंट बोल सकते हैं, कुल कोणीय क्वांटम संख्या। ठीक है, हमको जे निकालना है। अब ये जो है, ये जनरली ये जो है लेंथेनाइड जो संकुल होते हैं, जो आपके लेंथेनाइड तत्व हैं, उनके लिए ये एक्यूरेट फिट बैठता है। इनमें तीनों प्रकार के युग्मन पाए जाते हैं। इसमें एसएस कपलिंग भी होगी, इसमें एलएल कपलिंग भी होगी, इसमें और एल और एस प्रकार की एलएस कपलिंग भी होगी, जिससे रिजल्टेंट आपके पास जे प्राप्त हो जाएगा। इनमें तीनों प्रकार की कपलिंग पाई जाती है। ऐसे संकुलों के लिए अगर मैं चुंबकीय आघूर्ण, जैसे हम ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये चीज़ें इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम इन चीज़ों को इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेट कर सके। बाकी ये चीज़ें हमने उसमें भी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनको हम मैग्नेटिक इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेट करना चाहते हैं। तो ये जो लेंथेनाइड जो आपके पास तत्व होते हैं, लेंथेनाइड जो तत्व होते हैं उसमें तीनों प्रकार की कपलिंग होती है। मतलब एसएस, एलएल और एलएस। तो उसके लिए जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो मान होता है म्यू इक्वल टू जी जे कोष्टक जे प्लस 1। इसका मान कुछ ये होता है, जो लेंथेनाइड के लिए चुंबकीय आघूर्ण का जब हम मान निकालते हैं तो उसके लिए ये मान होते हैं। यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू यहाँ पे है चुंबकीय आघूर्ण, म्यू यहाँ पे क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। अब आपको यहाँ पे जे दिख रहा होगा, जे यहाँ पे है कुल कोणीय संवेग, मैंने यहाँ लिखा है कुल कोणीय संवेग या कुल कोणीय क्वांटम संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आप संवेग कर दीजिए भले, ये कुल कोणीय संवेग है इसका या कुल कोणीय क्वांटम संख्या है। ये जे जो है यहाँ पे कुल कोणीय संवेग। अब ये जो जी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जी यहाँ पे है लेंडे विपाटन, जी इज इक्वल टू लेंडे विपाटन कारक है या गुणांक है, लेंडे विपाटन गुणांक या कारक है। ठीक है, इन तीन चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे लेंथेनाइड तत्वों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल रहे हैं। जी रूट जे कोष्टक जे प्लस 1, यहाँ हम निकाल रहे हैं चुंबकीय आघूर्ण। जे जो है हमारा रिजल्टेंट, जे कहाँ से प्राप्त होगा, एल और एस की कपलिंग से प्राप्त होगा, और जी लेंडे विपाटन गुणांक या कारक। अब ये जी कहाँ से प्राप्त होगा, तो जी हमें यहाँ से प्राप्त होगा। जी की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू प्राप्त होती है जिसका मान होता है 1 प्लस जे कोष्टक जे प्लस 1 प्लस एस कोष्टक एस प्लस 1 माइनस एल कोष्टक एल प्लस 1 और अपॉन 2 जे कोष्टक जे प्लस 1। ये वैल्यू होती है किसकी, जी की वैल्यू होती है। आप जी के मान को यहाँ रख देंगे तो इसका आप चुंबकीय आघूर्ण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे जे क्या है, वही कुल कोणीय संवेग इसका कितना है, एस स्पिन क्वांटम नंबर वाला, कि टोटल अपन ने जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो निकाला था वो वैल्यू है। एल क्या है, वो जो रिजल्टेंट अपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो निकाला था, यानी कक्षकीय कोणीय संवेग जो हमने निकाला था टोटल एल कपलिंग के द्वारा, वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जे की यहाँ मान रख के हम इनके लिए म्यू का मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा अपन क्या करते हैं कि इस वाले फॉर्मूले के द्वारा अपन लेंथेनाइड तत्वों के लिए तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब हम संक्रमण धातु संकुलों की बात, संक्रमण धातुओं के लिए जब हम ये ज्ञात करते हैं तो उनमें क्या होता है कि ये कक्षकीय और
जो चक्रण हैं वो आपस में कपलिंग नहीं कर पाते, मतलब उनमें जो है अलग अलग, दोनों का मान अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे कक्षक के कारण कक्षकीय कोणीय संवेग अलग प्राप्त होगा और चक्रण के कारण चक्रण कोणीय संवेग अलग से प्राप्त होगा। हम इन दोनों को मिक्स में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमको इन दोनों को अलग अलग, जैसे हमने लेंथेनाइड के लिए तो इनका जैसे जे लिख दिया, जे मतलब जे में दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, एल और एस दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। लेकिन जब हम संक्रमण धातु के ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें जो है दोनों वैल्यू अलग अलग आती है। कक्षकीय कोणीय संवेग अलग प्राप्त होगा और चक्रण कोणीय संवेग अलग प्राप्त होगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक और सूत्र म्यू, वही म्यू अपने को चुंबकीय आघूर्ण नया सूत्र निकालते हैं कि म्यू की वैल्यू यहाँ कुछ अलग होती है। म्यू इज इक्वल टू जी कोष्टक 4s कोष्टक s प्लस 1 प्लस l कोष्टक l प्लस 1, यहाँ इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, सॉरी इसमें जी ये लेंडी कारक नहीं होता है, लेंडी विपटन गुणांक इसमें नहीं होता है। इसमें इसका जो है हम संक्रमण धातु के लिए जब इसका मान निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण का, तो उसके लिए स्पिन का अलग प्राप्त होता है और ऑर्बिटल का हमको अलग प्राप्त होता है। दोनों चीज़ें का जो चक्रण हो रहा है, स्पिन का चक्रण और ऑर्बिटल का चक्रण, दोनों हमको अलग अलग प्राप्त होता है संक्रमण धातु के लिए। अब क्या होता है संक्रमण धातुओं में, क्या होता है एल की वैल्यू क्या होती है, एल इसको नेग्लेक्ट कर देते कि इस चीज़ को कोई वैल्यूबल नहीं रखते हैं। मतलब इसके कोणीय संवेग का जो है संक्रमण धातु के लिए, स्पेशली संक्रमण धातु के लिए है कि इनके लिए जो है कक्षकीय संवेग का कोई योगदान नहीं होता है। कक्षकीय कोणीय संवेग का कोई योगदान नहीं होता है। मतलब यहाँ L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हमें L की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो म्यू प्राप्त होगा वो म्यू क्या प्राप्त होगा, 4s कोष्टक s प्लस 1। ये जो है संक्रमण धातुओं के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान यहाँ से हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम जब मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि ये हमने वैसे ही संक्रमण धातुओं के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ में ले लिया था, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये यहाँ से आया कि हमने जब कपलिंग पढ़ी तो हम बोल रहे हैं कि इसमें कक्षकीय जो ये कपलिंग होती है इसका कोई यूज़ नहीं होता है, केवल हमारे स्पिन काम में आता है। तो हमने इसको नेग्लेक्ट करके ये फॉर्मूला निकाल लिया। अब इस फॉर्मूला के आधार पर आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं, वही कि हम इसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी से रिलेट करें। वही स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब यहाँ 2s प्लस 1 जो है किसके बराबर है, n प्लस 1 के बराबर है। मतलब ये भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है और ये भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, दोनों स्पिन मल्टीप्लिसिटी हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल करके n की s की जो वैल्यू है यहाँ पे n/2 रख के इस वाले फॉर्मूले में रख के हमारे पास √n कोष्टक n प्लस 2 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा संक्रमण धातुओं के लिए जो संक्रमण मेटल्स है उनके लिए हमारे पास n कोष्टक n प्लस 2 ये चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला है, जिसमें से हम अयुग्मित n क्या है यहाँ पे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो पेयर्ड नहीं है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं इजीली तीनों एल का एसएस कपलिंग, एल कपलिंग और इन एलएस कपलिंग के द्वारा हम इसे निकाल सकते हैं। अब ये तो आ गई हमारे मैग्नेटिक की बात। अब अपन बात करते हैं कि एलएस कपलिंग भी कितने टाइप से जो हम रिजल्टेंट जे निकाल रहे हैं ये भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका आपको पहले मात्रक बताया था BM बोर मैग्नेटोन चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। ठीक है, अब ये जो है एलएस कपलिंग हो रही है ये भी दो प्रकार से हो सकती है। ठीक है, अब ये दो प्रकार से क्या होती है कि सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, अपने को टोटल जे निकालना है। ठीक है, जे में अपने पास क्या है, एल भी है और एस भी है।
या फिर तो अपन ऐसे करें, पहला मेथड ये है कि हमारा पहले हम सभी को स्पिन को कपलिंग कराते कराते S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 मतलब जितने भी अपने स्पिन होंगे उन सबको कपलिंग करवाते जाएंगे, जिससे अपने को रिजल्टेंट S प्राप्त होगा, मतलब ये टोटल स्पिन क्वांटम नंबर अपने को प्राप्त हो जाएगा, या फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम अपने को प्राप्त हो जाएगा, ये S प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ ही अपने को क्या करना पड़ेगा, हमको टोटल L भी निकालना पड़ेगा। जैसे हमने SS कपलिंग के द्वारा हम S निकाल देंगे और LL कपलिंग के द्वारा हम टोटल L निकाल देंगे। L कैसे निकालेंगे, L1 प्लस L2 जितना भी हमारा है वो सारा हम L3 प्लस L4 प्लस L5 करके हम निकाल देंगे। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, L प्राप्त हो जाएगा। S भी हमारे पास प्राप्त हो गया, हमारे पास L भी प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, जितना भी ये S आया है या फिर जितना भी ये L आया है, इन दोनों को जोड़ेंगे, S प्लस L, है ना, या फिर L प्लस S ऐसे लिखते हैं हम जनरली, LS कपलिंग बोलते हैं, तो L प्लस S ये प्राप्त हो जाएगा। इस वाली कपलिंग को हम बोलते हैं रूशेल शॉन्डर्स कपलिंग। ठीक है, कि रिजल्टेंट हमको पहले S निकालना है, बाद में रिजल्टेंट L निकालना है, फिर इन दोनों रिजल्टेंट को जोड़ के हमको LS करके J निकालना है। कि J ये जो कुल टोटल कोणीय संवेग है ये हमको निकालना है, इसको हम बोलते हैं रूशेल सॉन्डर्स कपलिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला इसमें आता है कि या फिर तो अपन, एक तो मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड ये होता है कि जैसे ये S1 है, ये अपने पास S1 है, प्लस ये जो अपना L1 है, ये LS अपन कपलिंग करवावे और अपने पास यहाँ पे J1 प्राप्त हो। ठीक है, आप समझ लीजिए इस बात को, S1 और L1 क्योंकि LS कपलिंग करवा रहे हैं, मतलब S और L को तो अपने को जोड़ना ही है। इसमें क्या किया, सारा टोटल S निकाल लिया, टोटल L निकाल दिया और इन दोनों को जोड़ के टोटल अपने पास J प्राप्त हो गया। मतलब कुल मिला के J लाना है अपने को LS कपलिंग में। अब देखो यहाँ पे मैं S1 और L1 के साथ में कपलिंग करवा रही हूँ, तो अपने को रिजल्टेंट J1 प्राप्त हो रहा है। मतलब अगर मैं S2 और L2 को यहाँ करवाऊंगी तो मेरे को क्या प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पे J2 प्राप्त होना चाहिए। S3 प्लस L3 इज इक्वल टू J3। ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा, J1 J2 J3 ऐसे प्राप्त हो जाएगा। मतलब J1 प्लस J2 प्लस J3 हमको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये प्राप्त होगा, टोटल ये प्राप्त होगा, कुल कोणीय संवेग हमको प्राप्त हो जाएगा, कुल कोणीय संवेग प्राप्त हो जाएगा। कुल कोणीय संवेग यहाँ प्राप्त हो गया, मतलब मतलब यहाँ से भी हमको J यही प्राप्त हुआ, और अगर हम इस वाले मेथड से करते हैं तो भी हमको J यहाँ से यही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, दो तरीके से हम LS कपलिंग करवा सकते हैं। ये दो प्रकार की आपके LS कपलिंग थी। इसमें जो अब क्या आता है, एक नियम और है, आपके एक नया नियम और आ रहा है, क्यूरी का नियम। एक क्यूरी का नियम है, कुछ आपको बताना चाह रहा है क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम बताती हूँ मैं आपको। क्यूरी का नियम हम देखते हैं कि अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए इन्होंने क्यूरी का नियम लागू किया था। क्यूरी के नियम में हम देखते हैं, देखिए आप क्यूरी का नियम, क्यूरी का नियम ओनली एक स्टेटमेंट है, क्यूरी का नियम। ठीक है, क्यूरी का नियम आपको ये कहता है कि इसमें किसी पदार्थ की अणुचुंबकीय प्रवृत्ति होगी, मतलब जो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, काई अम्ल जो होगी, उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब क्यूरी का नियम ये कह रहा है कि इसकी जो किसी अणुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी वो क्या होगी, उसके परम ताप की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। व्युत्क्रमानुपाती मतलब काई m इज इक्वल टू, अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाती हूँ तो यहाँ पे मैं कोई ना कोई कांस्टेंट लगाऊंगी, C/T लगाऊंगी। ठीक है, C/T मैंने ये लगा दिया। यहाँ पे C जो है, यहाँ पे क्यूरी का नियतांक होगा, क्यूरी नियतांक। जो क्यूरी का लो है तो हमको नियतांक भी क्यूरी नियतांक, ये क्यूरी
नियतांक आ जाएगा। क्यूरी नियतांक जैसे ही हमने लगाया, अब आप देखिए यहाँ पे C की कुछ ना कुछ वैल्यू हमको लिखनी पड़ेगी। C की वैल्यू यहाँ पे ये होगी n म्यू इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 3k, ठीक है। C इज इक्वल टू n म्यू इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 3k। यहाँ से अब मैं यहाँ से वापस काई m में इसका मान रखूँ, चुंबकीय प्रवृत्ति में, मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति में इसका मान रखूँ, तो इज इक्वल टू n म्यू स्क्वायर, म्यू इफेक्टिव है ये, म्यू इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 3k, ठीक है। ये मान 3kt आ जाएगा यहाँ पे, ये t हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं यहाँ से म्यू इफेक्टिव का मान निकालूँ। म्यू इफेक्टिव हमको तो हमें क्या निकालना है, हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, मतलब हमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, यानी इफेक्टिव जो चुंबकीय आघूर्ण होगा इस पर क्या होगा, म्यू इफेक्टिव का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ हम लिखेंगे काई m, ये 3kt, काई m 3kt अपॉन n इसका मान हो जाएगा, ठीक है, अपॉन n इसका मान हो जाएगा। अगर मैं इसको ये यहाँ से करूँ, म्यू इफेक्टिव करूँ ओनली, तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, काई m 3kt अपॉन n। इस प्रकार हम म्यू इफेक्टिव का मान निकाल सकते हैं। मतलब उसने यही क्यूरी ने बताया कि हम किसी के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति को कैसे, चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर कैसे किसी चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं, जब इसमें अवोगाद्रो गुणांक, ये जो n है अवोगाद्रो गुणांक है, और k यहाँ पे 3kt के यहाँ पे है, k भी स्थिरांक है, इनका मान रख के अगर हमें इसका मान रखूँ तो इसकी वैल्यू आती है 2.84 म्यू इफेक्टिव। जब इनका सबका मान रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2.84 अंडररूट काई m 3kt। इसका हम मान रखते हैं तो काई m3 का इसमें यूज़ ले लिया है 3t बोर मैग्नेट्यूड, इसकी वैल्यू आती है। मतलब क्यूरी का नियम ये कह रहा है कि हमको अगर म्यू इफेक्टिव निकालना है तो ये हम वैल्यू यहाँ से रख के निकाल सकते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ कि इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यहाँ तक क्या है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, क्यूरी के नियम के बाद कहीं ना कहीं क्यूरी का नियम फेल हुआ होगा, इसलिए एक नया रूल और आया जिसे हम क्यूरी-विच का नियम कहते हैं। क्यूरी-विच का नियम, क्यूरी-विच का नियम। नेक्स्ट है क्यूरी-विच का नियम। अब देखिए आप क्यूरी-विच के नियम में, मतलब क्यूरी के नियम में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, इसलिए क्यूरी वाले नियम में ही विज नामक वैज्ञानिक ने और अपना कुछ एडिशन देके क्यूरी-विच का नियम दे दिया, ठीक है। अब क्यूरी का नियम जो है किन के लिए लागू होता है, तो क्यूरी का नियम उन पदार्थों के लिए लागू होता है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ और एक चुंबकीय दृष्टि से सांद्र पदार्थ। मैंने दो चीज़ें बताई थी। तनु मतलब जिनके चुंबकीय केंद्र जो हैं, जिनके चुंबकीय केंद्र क्या थे, दूर दूर थे, उनको अपन ने चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ कहा था। लेकिन जिसके जो है चुंबकीय केंद्र ज़्यादा पास पास थे उनको हमने कहा था चुंबकीय दृष्टि से सांद्र पदार्थ। ये बात हमने करी थी। तो जो क्यूरी का नियम है तनु पदार्थों के लिए तो लागू हो जाता है कि इनके दूर दूर इनके चुंबकीय केंद्र स्थित है तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही चुंबकीय केंद्र पास पास आने लगते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनों की भी है, जो इनकी जो ये कपलिंग हो रही है वो कपलिंग होने लगती है, जिससे हमको वो रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है जो क्यूरी के नियम से प्राप्त हो रहा था। मतलब तनु पदार्थों पे ही जो क्यूरी का नियम काम करता है, सांद्र पदार्थ आते ही क्यूरी का नियम काम नहीं करता है। तो क्योंकि ही इसमें जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड होना, युग्मित होना प्रारंभ कर देते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये थ्योरी फेल हो जाती है। तो इसके लिए अलग से कुछ नियम दिया गया, क्यूरी-विच का नियम। अब क्या किया होगा, जो पहले वाला नियम है उसी में कुछ ऐड किया होगा। इसमें ये ऐड किया, इसको हम जो ये इसके लिए ऐड कर दिया तो उससे हम संशोधित क्यूरी का नियम या फिर क्यूरी-विच का नियम
कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसकी जो वैल्यू, इसमें जो काई m था इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t था, मतलब क्यूरी के नियम की ये वैल्यू थी। लेकिन क्यूरी विज आया, उसने क्या, क्यूरी और विज और वैज्ञानिक उन्होंने ये किया, इसमें थीटा और गुणांक लगा दिया, थीटा गुणांक लगा दिया। मतलब थीटा यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे थीटा है विज गुणांक, थीटा को हम विज गुणांक नाम दे सकते हैं, ये विज गुणांक अपने। अब मैं बात करूं कि वापस हमको वही प्रोपोर्शनल का निशान हटाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा c माइनस थीटा। ये हम यहाँ से चुंबकीय प्रवृत्ति, बाकी आगे सेम वही चलेगा जो हमने पिछले में किया। मतलब ये विज गुणांक इन्होंने एक और लगा दिया कि जिनमें चुंबकीय दृष्टि से जो सांद्र होंगे, जिनके चुंबकीय केंद्र पास पास होंगे, उनमें किस तरह से कपलिंग हो जाएगी, तो हमें क्यूरी विज का नियम वहाँ यूज़ में लेना है। ठीक है, अब इन्होंने एक ग्राफ भी बनाया था इसके लिए। ग्राफ बनाने के लिए मैं बताती हूँ आपको, ग्राफ में इन्होंने क्या बनाया कि इन्होंने क्या किया ग्राफ में, कि इन्होंने ग्राफ, एक तो हमने जैसे हमारे पास परम ताप के बीच में और 1/काई m के बीच में इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो इनको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई, उनको उन्होंने बोला अनुचुंबकीय पदार्थ। उनको स्ट्रेट लाइन पे जो पदार्थ आए उनको उन्होंने बोला अनुचुंबकीय पदार्थ। अब है ना, यहाँ पे क्या था, 0 केल्विन, आपको टेम्परेचर इधर है तो यहाँ पे 0 केल्विन होगा। जो 0 केल्विन पर है, ये ग्राफ इधर की साइड भी है। ठीक है, अब जो 0 केल्विन पर आएगा वो होंगे सारे अनुचुंबकीय पदार्थ। इसने एक और किया कि कुछ जो है इसके यहाँ 0 केल्विन से ज़्यादा, 0 केल्विन से आगे की तरफ प्राप्त हुए, उनको उन्होंने बोला फेरोचुंबकीय पदार्थ। फेरोचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, फेरोचुंबकीय पदार्थ। और आपको पता है फेरोचुंबकीय पदार्थ में जो हम ऐसा टेम्परेचर मानते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि जिसके बाद वो पदार्थ जो है अनुचुंबकीय की भांति व्यवहार करने लग जाता है, उसको हमने क्यूरी टेम्परेचर कहा था। तो उसको हमने यहाँ TC, ये क्यूरी टेम्परेचर आपका ये रहा। इसके बाद में ये अनुचुंबकीय के समान पैरेलल हो जाता है, तो इसके समान व्यवहार करने लगता है। एक है जिसका जो मान है इस अनुचुंबकीय लाइन के ऊपर प्राप्त होता है, यानी जो टी का मान है इससे पीछे प्राप्त होता है, उसको अपन बोलते हैं विपरीत फेरोचुंबकीय। ये एक ग्राफ है ओनली, जिसमें हमको पता लगाना है कि ये जो क्यूरी और क्यूरी विज का नियम है कहाँ है। इसमें अपन जो 1/m और t के बीच में ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, विपरीत फेरोचुंबकीय, विपरीत फेरोचुंबकीय। ठीक है, अब इसको यहाँ बढ़ाने पर यहाँ पे आपको पता है कि जब हम विपरीत फेरोचुंबकीय की बात करते हैं तो उसमें भी एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि जब वो अनुचुंबकीय पदार्थ के समान व्यवहार करने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं नील टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज़ बोलते हैं। तो ये एक ग्राफ है जो इनमें संबंध को बताता है। ठीक है, अब ये आप देख लीजिए, यहाँ 0 केल्विन है, ये टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, ये क्यूरी टेम्परेचर, और ये नील टेम्परेचर है जो इस लाइन के नीचे की तरफ है, वो फेरोचुंबकीय पदार्थ इस लाइन के ऊपर है जो विपरीत फेरोचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, आप अब एक चीज़ और है, इसके बाद ग्राफ के बाद अपने को ये क्यूरी और क्यूरी विज का नियम इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ना। एक और है, अब आती है छोटा सा टॉपिक और है जो मैं इस वाले लेक्चर में लेना चाहूँगी, वो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो बार बार टर्म यूज़ में हो रही है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर आपसे अगर डिवाइड में क्वेश्चन पूछते हैं तो छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी आखिर होती क्या है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बहुलता, चक्रण बहुलता। ठीक है, ये हमारे पास ये एक नया टॉपिक, इसमें है इलेक्ट्रॉन की, मतलब अपन इसके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की अवस्था को दर्शा सकते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन सिंगलेट स्टेट में है, ट्रिपलेट स्टेट में है, या कौन सी स्टेट में है, इसको अपन दर्शा सकते हैं। अब ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कितनी बार यह आ चुका है, तो आपको जनरली फॉर्मूला तो पता होगा, 2s+1, 2s+1 के द्वारा हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्पिन क्या, s क्या है, s यहाँ पे है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर।
टोटल स्पिन क्वांटम नंबर हमने अपने को यहाँ पे निकालना है, तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अगर देखो मैं यहाँ पे S की वैल्यू यहाँ पे 0 रखती हूँ कि उसमें कोई भी 0 वैल्यू प्राप्त हो रही है, जैसे अगर उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू 0 प्राप्त होगी। मतलब कहने का मतलब मैं इसको ऐसे बना रही हूँ, युग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब ये इसमें सारे इलेक्ट्रॉन ये भरे हुए होंगे, तो इसके लिए S की वैल्यू ऑब्वियस है कि इसके लिए S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के चक्रण को कैंसिल कर देते हैं। तो जिसके लिए S की वैल्यू 0 होती है तो उसके लिए जो है उसकी स्पिन ये सिंगलेट स्टेट में होता है, सिंगलेट स्टेट में होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे S की वैल्यू 1 रखूँ तो यहाँ पे ये जो है 2 + 1 = 3 प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, तो इसके लिए 1 वैल्यू है, तो ये ट्रिपलेट स्टेट में होगा। मतलब हम इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की अवस्था को निकाल सकते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसको जनरली आपने बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन एज ए टॉपिक इसको वापस मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि ये एक जनरल फॉर्मूला होता है 2s + 1 कि इलेक्ट्रॉन की अवस्था को प्रदर्शित करता है कि ये सिंगलेट स्टेट में है कि ट्रिपलेट स्टेट में है। ठीक है, अगर इनके चक्रण एक दूसरे के समांतर है तो इनके लिए कुछ ना कुछ S की वैल्यू होगी। अगर इन दोनों के चक्रण एक दूसरे के विपरीत होते तो इन दोनों के चक्रण आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जिससे इसकी कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होती सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट में। ठीक है, और आज की क्लास में यही है कि आपको ये जो क्यूरी और क्यूरी-विस्क का नियम है वो आपको, ये जो कपलिंग है वो इजीली आनी चाहिए। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन लिखवा देती हूँ इसके, इस वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। एक तो वही कि रूसेल सॉन्डर्स कपलिंग क्या होती है, रूसेल सॉन्डर्स कपलिंग, व्हाट इज कपलिंग। ठीक है, डिफाइन करना है इसको, है ना। एक है कि डिफाइन क्यूरी-विस्क के नियम को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। क्यूरी-विस्क नियम को परिभाषित करना है। और इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की कपलिंग का अगर साथ में पूछ ले तो सभी प्रकार की कपलिंग के बारे में पूछ सकते हैं। तो कपलिंग के बारे में बताइए। ठीक है, तो जस्ट इस कपलिंग के द्वारा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के द्वारा, मतलब कपलिंग के द्वारा अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस लेंथेनाइट तत्वों के लिए क्या होगा चुंबकीय आघूर्ण, या फिर संक्रमण तत्वों के लिए क्या होगा। कपलिंग के बेस पे अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ तक कैसे जा सकते हैं वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।